राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार की शांत सुबह में इतना तेज धमाका हुआ जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। हालांकि इस धमाके में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सीआरपीएफ स्कूल की दीवार को टारगेट कर बम ब्लास्ट किया गया, ये त्योहारी सीजन के बीच बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आतंकवाद, दहशतगर्द, खालिस्तानी या नक्सली, जो भी इस धमाके के पीछे है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डराना है। लेकिन धमाके को जांच एजेंसियां बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही हैं। एनआईए हो या फिर सीआरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर एनएसजी के कमांडोज हो, हर कोई ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबूत जुटा रहा है ताकि घटना स्थल से मिले बैटरी, तार और पाउडर की गंध को पहचाना जा सके, आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बेनकाब किया जा सके। भारत में कहीं धमाका हो और इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल्ली की रोहिणी में धमाकों की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान से चलने वाले एक टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया ने ली है। जांच एजेंसियां अब इस चैनल की पूरी कुंडली खंगाल रही है, जिसका पोस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर भी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक दो लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया है। फुटेज में एक सस्पेक्ट सफेद रंग की टी शर्ट पहने स्पॉट किया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द पूरे केस का खुलासा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास हुए धमाके में बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली रविवार की सुबह धमाके से दहल गई। ये धमाका रोहिणी स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास किया गया। दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया, क्योंकि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि मैसेज देना लग रहा है। आतंकवादियों ने रविवार का दिन चुना क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होती है, और ये धमाका सुबह सुबह किया गया, जो इसी तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि रोहिणी ब्लास्ट मामले में जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल में धमाके की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नाम के चैनल की डिटेल मांगी गई है। इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया। पाकिस्तान से चलने वाले इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके में खालिस्तानी उग्रवादियों के शामिल होने का दावा किया गया है। फिलहाल ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां कई एंगल से तफ्तीश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रशांत विहार इलाके में। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से एक माध्यम से दिखाऊंगा कि कल जो ब्लास्ट हुआ है सुबह सुबह रविवार को, कितने बड़े स्तर पर हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी खनी हुई है, गड्ढा हो गया है, ईंट और जो उसमें यहाँ पर टाइल्स लगी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ब्लास्ट कितना तेज़ था और कितनी इसकी आवाज़ थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर टाइल्स से लेकर के यहाँ जो भी अंदर इसमें मिट्टी और पत्थर लगाए गए थे, सब डैमेज हो चुके हैं, सब टूट चुके हैं। फिलहाल इसमें कई एंगल से जांच की जा रही है। देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी रोहिणी प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट के जांच में पहुंची थी, और मौके पर जा कर के भी उन्होंने भी अपने हिसाब से यहाँ पर जांच पड़ताल किया था। लेकिन अभी इसमें दिल्ली पुलिस की, रोहिणी जिला पुलिस और स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है। सीआरपीएफ की एक स्पेशल टीम भी पुलिस से घटनास्थल पहुंची, मौके से सैंपल लेकर स्कूल के अंदर गई। विस्फोटक को कितने गहरे गड्ढे में दबाया गया था, किस तरीके का यह विस्फोट था, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक दो लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया है। फुटेज में एक सस्पेक्ट सफेद रंग की टी शर्ट पहने स्पॉट पर नजर आया, और जिसकी गतिविधि रात के समय धमाके वाली जगह पर नजर आई। धमाके से एक रात पहले स्पॉट पर इन लोगों की एक्टिविटी देखी गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोट को पॉलिथीन में रखकर करीब आधे से 1 फीट अंदर गहरे में दबाकर प्लांट किया गया था, और प्लांट करने के बाद कूड़े से इस गड्ढे को ढक दिया गया। जांच एजेंसियों को पता चला कि विस्फोटक पर टाइमर लगा हुआ था, या फिर रिमोट के जरिए इसे कंट्रोल किया गया। दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। जांच अधिकारी पाकिस्तानी एंगल या फिर खालिस्तानी कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। तो जांच एजेंसियों को इस बात का भी शक है
कि ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में जो एक्शन किए हैं, नक्सली कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसका मकसद क्या था, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन इस धमाके ने त्योहारी सीजन में माथे पर बल जरूर ला दिया है। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर मिला और ये धमाका अभी भी रहस्यमयी धमाका बना हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि जांच एजेंसियां बैटरी तार और मिले पाउडर से इस नापाक साजिश के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश जरूर कर लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और दिल्ली में ब्लास्ट की आपने रिपोर्ट देखी, आपको एक झलकी मिली होगी कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ रविवार की सुबह सुबह हुआ है, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, एक किसवात जी हैं, समरपाल जी हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। एक किसवात जी, ये जो ब्लास्ट देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, ये परपीट्रेटर्स की तरफ से क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी? कई सारी टीमें इसमें लगा दी गई हैं, सब ग्राउंड पड़ताल कर रही है, डॉग स्क्वाड्स की टीम पहुंची है, कमांडोज पहुंचे हुए हैं, सीआरपीएफ स्कूल के पास अगर ये घटना को अंजाम दिया जाता है तो क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? हाँ देखो, एक बात तो सच्चाई है कि ये लास्ट 10 साल के अंदर जो भी अगर आतंकवादियों ने कुछ न कुछ कोशिश करने की कोशिश की है, उसको बिल्कुल आपने विफल कर दिया, क्योंकि उसका श्रेय जाता है कि जो आपकी इंट एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और स्पेशली एनआईए, बहुत ज़्यादा ऐसे मॉड्यूल हैं जिनको बस्ट कर दिया गया, जो कुछ करने से पहले ही, कार्रवाई करने से पहले इनको दबोचा गया। मगर ये भी सच्चाई है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक खतरे की घंटी है। ये किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका एक्सप्लोसिव आया, किस प्रकार से उन्होंने ये सीआरपीएफ के स्कूल के साथ लगा, वो क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? क्या वो कहते हैं कि टेरराइज वन एंड किल वन एंड टेरराइज 1000, क्या उसका मैसेज है? ये सच्चाई है, इसके अंदर तय में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा हादसा होना तो एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी शिवाज जी बिल्कुल भी आम बात नहीं है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में, समरपाल जी, ऐसा हो रहा है तो वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ऐसे मामलों को देखकर एजेंसियों पर नहीं खड़े होते हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी चूक कहां पर हुई है, किस लेवल की ये चूक हुई है? टाइमिंग देखिए बॉम्ब ब्लास्ट का, एक हफ्ते से पहले तो सारे जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, सभी पे बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, होक्स कॉल्स आ रही हैं, और एक बॉम्ब थ्रेट या होक्स कॉल कम से कम 3 से लेके 20 करोड़ रुपए तक पर फ्लाइट इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर हम लॉजिक लगाएं और समय को देखें तो देखिए, एक हम एंगल डाल सकते हैं खालिस्तान का एंगल, दूसरा एंगल हम डाल सकते हैं नक्सलियों का एंगल। क्योंकि वाई सीआरपीएफ का ही जो रन ऑर्गेनाइजेशन वाला ये स्कूल है, ये सीआरपीएफ वाला ही स्कूल क्यों चुना गया? नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शंस का माहौल अभी चल रहा है और जिस तरीके से जो हमारे सुरक्षा बल बिजी हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में और इलेक्शन की तरफ फोकस था, उसकी वजह से प्रोबेबली ये चूक हो गई और यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और बहुत समय के बाद ऐसा कुछ वारदात हुई है। नंबर 3, अब गवर्नमेंट एजेंसीज को जल्द से जल्द देखिए, समय के खिलाफ लड़ाई है। अगर आप ट्रैक कर सकेंगे कि ये किसने प्लांट किया है, या सूत्र जो गुप्त सूत्र हैं उनके हवाले से अगर कोई हमें इनपुट मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मुझे लगता है, ये नक्सलियों की तरफ से पहल की जा रही है, ना कि खालिस्तान वालों की तरफ से। अच्छा, ये कई सारे लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। हाँ, कि समरपाल का ही जी, लोकेशन कई क्यों सारे चुना ऐसे गया? एंगल्स हैं जिस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, एक टेलीग्राम का पोस्ट वायरल हो रहा है जस्टिस लीग इंडिया का, वो खालिस्तानी पोस्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर इंडियन एजेंसीज हमें फूल समझती हैं तो ऐसा है नहीं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, हम कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जिसको लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि वो अभी
जांच का विषय बना हुआ है। टेलीग्राम ऐप पर ये मैसेज कन्वे किया जाता है। अब टेलीग्राम ऐप पर ट्रेस करना भी मुश्किल होता है, लेकिन क्या खालिस्तानी एंगल इतनी प्रमुखता से अपना असर दिखा सकता है? और अगर दिखा सकता है तो ये कई लेवल्स पर, इंडियन सिस्टम के कई लेवल्स पर फेलियर समझा जाए। देखिए कंचन जी, ऐसा है कि अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं खालिस्तानी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं, और मेरा जो अंदाजा है वो अभी खालिस्तानियों की तरफ ही ज्यादा जाता है। क्योंकि आप देखिए अभी लगातार एयर इंडिया को वार्निंग मिल रही थी। अभी जीएस पन्नू ने बोला है कि 1 नवंबर से 19 नवंबर तक आप एयर इंडिया से ट्रैवल मत कीजिए। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इस समय में जो भारत और कनाडा के रिलेशंस हैं वो काफी लो लेवल पे चले गए। इस एंगल पे काफी डिस्कशन चल रहा है, काफी बातचीत चल रही है, और यही कारण मुझे टेलीग्राम से भी जांच एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की है कि किस कहां से आया है। बाकी सोशल मीडिया को भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनके सोर्सेज आप बताएं ताकि हम उसको आगे जांच कर सके। ये जांच की जा रही है। वाकई में एक तरह से फेलियर मैं इसलिए ज्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि जैसा कि कनतूर बता रहे थे कि किस प्रकार से इस समय में सिक्योरिटी एजेंसी बिजी है, और मैं ये मानता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सिक्योरिटी एलिमेंट्स हर जगह नहीं हो सकते हैं। शायद यहाँ पर जिम्मेदारी हर एक नागरिक की भी बनती है कि अगर किसी ने 3 जनों को देखा वहां से आते जाते संदिग्ध स्थिति में, तो उन्होंने किसको क्या वार्न किया। गवर्नमेंट को भी एक सिस्टम ऐसा ईज आउट करना चाहिए कि ताकि जब लोग डरते हैं कई बार बताने से, देख के भी कहते हैं मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊंगा, पुलिस के चक्कर काटता रहूंगा, थाने के चक्कर काटता रहूंगा, आए दिन कोर्ट के चक्कर काटता रहूंगा। कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी को रखते हुए, आइडेंटिटी को कम से कम बंदा बता तो दे। ये बात हो, इस चीज को, सिस्टम को हमको ऐसा करना पड़ेगा कि खबर तो आए ताकि इस चीज को हम आगे फॉलो करें। इंटेलिजेंस में यस वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। लेकिन एक लास्ट में चीज ऐड करना चाहूंगा कि टेररिस्ट को एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 अटेम्प्ट इनके फेल किए होंगे, एक अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल होता है वो मीडिया में इतना हाईलाइट हो जाता है। यही टेररिस्ट की इच्छा होती है, यही वो चाहते हैं, क्योंकि वो इतना घातक होता है जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी होता है। संजय जी, एक ही बात जी मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, ये जो ऑफ लेट जितनी भी धमकियां आई हैं, चाहे पन्नू की धमकी रही हो कि 1 से 19 तारीख तक एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट मत वोट कीजिए, अगर वोट करेंगे तो कुछ समस्या हो सकती है। कनाडा से और इंडिया के रिलेशन जो पिछले कुछ समय में लगातार डिटोरिएशन उसमें देखने को मिला है। खालिस्तानियों को लेकर जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट लगातार आया है, इंडिया को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया है, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया पर जो ऐसे थ्रेड्स देने की कोशिश की जाती है, क्या ये जो ग्रुप्स और इस तरह के लीग्स बैठे हुए हैं देश में या देश के बाहर, वो इन चीजों को ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए इन तमाम तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ देखो कंचन, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बात तो आपने ठीक बोला कि भारत और कनाडा के रिलेशन के अंदर बहुत खटास आई है, और उसकी वजह एक ही है, जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार से वो फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और ना किसी और प्रकार का कोई एविडेंस। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से माहौल पैदा हुआ है, अगर आप इन चीज़ों को मिलाएं, हाँ कि जो थ्रेट दी जा रही है आपके नॉर्मल जो प्राइवेट फ्लाइट्स हैं वो हर एक को दी जा रही हैं, और उसके बाद आप देखें कि भारत के रिलेशनशिप भी कनाडा से अच्छे नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं खालिस्तान की तरफ लगता है। मुझे लगता है कि इसको इतनी जल्दबाजी से हमें जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें अलग अलग, कि जिस प्रकार से हॉक्स कॉल आ रही हैं इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये हॉक्स कॉल जो हैं इनको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इनके एक हॉक्स कॉल में एक सच्चाई हुई तो फिर देखें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये देखो आपकी इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी हॉक्स कॉल है आपको ये मान के चलना है कि यहाँ कुछ हादसा हो सकता है, तो आप अपनी पूरी ड्रिल करते हैं, और उस ड्रिल के कारण आपकी जो इकोनॉमी है उसको एडवर्स इम्पैक्ट होता है। जो दूसरी बात बताई, ये जो हुआ है इंसिडेंट, इसको ऐसे मान के चलें कि हाँ इनके अंदर कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी हैं जिन्होंने इनको मदद की है, ये एक प्रकार एक्सप्लोसिव लाने के लिए, इसको प्लांट करने के लिए। तो मुझे लगता है लोकल पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होगा एनआईए के साथ। वो इनका जो नेट है, देखो इनका नेटवर्क दिल्ली के अंदर काफी था, मगर ये भी सच्चाइयां एनआईए ने इनको बस्ट किया है, और एनआईए ने बहुत सक्सेसफुल रहा लास्ट 10 साल में। मगर इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये
एक प्रकार से मुझे लगता है कि एम है टेररिस्ट का, और जिन्होंने किया है वो डराना, धमकाना, ये बताना कि हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टाइम सेलेक्ट किया है संडे को, तो क्या मकसद कैजुअलिटी करना था या एक मैसेज भेजना था, वो भी हमें मतलब समझना बहुत पड़ेगा। प्लानिंग और सोची समझी साजिश के साजिश है, साथ इस बिल्कुल घटना बिल्कुल। को अंजाम दिया गया है। अच्छा समरपाल जी, आप लगातार इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको नक्सलियों से भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि जांच का एक ये भी एंगल है जो सामने निकल कर आ रहा है। पन्नू की हमने बात की है, खालिस्तानियों की बात की है, टेलीग्राम के उस मैसेज का जिक्र लगातार किया जा रहा है। हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। नक्सलिज्म को लेकर एक के बाद एक सेंटर की तरफ से बड़े कदम उठाए जाते हैं। क्या ये जो धमाका देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, किस पैरामीटर पर आप इसको नक्सलिज्म से जोड़कर देख रहे हैं? कंचन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं सोच सकते कि ये नक्सलियों के साथ क्यों नहीं कनेक्टेड है? क्योंकि सीआरपीएफ के मैक्सिमम ऑपरेशंस आर एंटी नक्सल ऑपरेशंस। हमने इतनी ज्यादा सीआरपीएफ को लॉसेस लेते हुए देखा है। एक टाइम था जहां पे झारखंड वाले एरिया में हम मेन रोड के ऊपर नहीं चल सकते थे क्योंकि वहां पे आईईडी का खतरा होता था। एंड दे आर वेरी गुड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, द नक्सल्स। तो ये मैं लॉजिक लगा रहा हूं कि इट इज अ लो इंटेंसिटी बॉम्ब और इसे डिलिबरेटली एक पेड़ और दीवार के बीच में लगाया है ताकि एटलीस्ट मेन रोड तक इंपैक्ट कम होगा। इट वॉज जस्ट टू गिव अ मैसेज। और ये कम से कम 2 फुट बाय 2 फुट का वहां पे क्रेटर क्रिएट हुआ है, लो इंटेंसिटी था। यदि इंडिविजुअल 2-3 होते तो यस, इंजरीज होने की संभावना थी, पर जानलेवा नहीं था। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि अगर राजधानी में एक्सप्लोसिव्स आए हैं, आरडीएक्स या जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कैसे पहुंचे, नंबर 1। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि देखिए, राजधानी की जो पॉलिटिकल पार्टी स्थिर नहीं है, हम वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट। और इसकी वजह से सिक्योरिटी कुछ हद तक कैजुअल हो जाती है, क्योंकि जब आपके ऊपर टॉप बॉसेस ही नहीं, उनकी फिक्स है टेन्योर, कोई जेल में है, कोई कहीं पे इन्वॉल्व है, किसी पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जब स्टेबिलिटी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, तो हाउ विल द मशीनरी फंक्शन प्रॉपरली? तो ये एक बहुत ही बड़ा लैप्स आया हुआ है। एंड इट इज हाई टाइम दैट सिक्योरिटी फोर्सेस नैब द मिसक्रिएंट जिन्होंने ये अंजाम दिया है। मैं वही बोल रहा हूं कंचन की लड़ाई अभी वक्त के खिलाफ है। जितना जल्दी उन्हें ट्रैक कर पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि यदि समय बीत गया तो ये मुश्किल होगा इन्हें ट्रैक करना। संजय और सोई अब जी, यहाँ संदिग्ध में 2 हैं, अब हाँ, खालिस्तान भी है और एक नक्सल्स भी आ गए हैं। नक्सल्स भी तो डेफिनेटली। देखिए, दायरा बहुत बड़ा है। इट इज क्वाइट अ वाइड एंगल। संजय सोई जी, जब भी हमारे देश भारत में ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसे किसी षड्यंत्र को रचा जाता है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए जरूर नजर आते हैं। हाल ही में हमने देखा था एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे एससीओ समिट के लिए। हालांकि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कड़ा मैसेज वहां प्लेटफॉर्म से भी, पाकिस्तान की जमीन से भी ये दिया था कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमने देखा होगा जब भी हमारे देश के टॉप लीडर्स या टॉप डेलीगेशन कहीं जाता है, टेररिज्म के खिलाफ हमारे देश भारत की आवाज हमेशा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि पॉल साहब लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बात को ढूंढना होगा और इस बात को खंगालना होगा, क्योंकि नेक्सस बड़ा है। क्या खालिस्तानी है, क्या नक्सलाइट है, इन सब में जांच। क्या आपको लगता है कि हमारी कैपिटल, नेशनल कैपिटल में सिक्योरिटी लैब्स है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात मैं मेजर समरपाल से सहमत हूं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि किसने किया है। बिल्कुल सही बात है, खालिस्तान एंगल भी हो सकता है, ये अपना नक्सल एंगल भी हो सकता है, साथ साथ अगर मैं जोड़ दूं कश्मीरी एंगल भी हो सकता है। कुछ पता नहीं अभी कौन है ये तो, और डाइवर्ट, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है वीडियो कोई और ही डाल दे, बंदा किसी और नाम से डाल दे। यही कारण है कि सिक्योरिटी एजेंसी अभी पता लगाने के लिए टेलीग्राम को और बाकी सोशल मीडिया को लिखा है कि इनके सोर्स क्या है, ताकि उस सोर्स के द्वारा पता लगाया जा सके कि जिसने पोस्ट किया वो किस ग्रुप से या किससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी का जो आज 2 चीजें, एक तो अभी हमारा रिएक्टिव सिनेरियो हो रहा है इस समय में कि ब्लास्ट हो गया, उसके बाद में सांप निकल गया, अभी लाठी पीट रहे हैं, वो सब बात है। लेकिन एक जानना बहुत जरूरी है, किस ग्रुप का है, कौन है, उसको पकड़ना, ताकि उसके कहाँ का तार जुड़े हुए हैं, आगे दोबारा से ये घटना ना हो सके, ये बड़ा जरूरी है।
तीसरी बात ये कि जो अभी प्रिवेंटिव कैसे किया जाए। वाकई में आज जो है दिल्ली की जो सिचुएशन है वो डुअल ट्रिबल कमांड है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट कहीं है, म्यूनिसिपैलिटी किसी के अंडर है, पुलिस किसी के अंडर है। तो एक तरह से अभी आज हम जैसे बयानबाजी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो ये बात जब हम फोकस हट जाता है हमारा और फोकस इधर हो जाता है कि तुम्हारी गलती से हो, तुम्हारी गलती से ये नहीं हुआ, तो जबकि हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। आज की तारीख में यूनिफाइड इंटेलिजेंस की बड़ी जरूरत है, जो कि है, लेकिन कितना शेयर हो रहा है, कितना प्रोएक्टिव है, तो ये बात वाकई में इसको और रिवैम्प करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कैपिटल के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर इस तरह की बात हो जाती है तो एक तरह से बहुत बड़ा सवालिया निशान बहुत खड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे चिंता हमारी। का विषय भी बनी हुई है और जिसको लेकर देखिए अलग अलग एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। किस बात जी ये भी यहाँ समझाइएगा, क्या इतने इस तादाद में एक्सप्लोसिव्स लाना, चलिए उसकी जांच पड़ताल तो लगातार की जा रही है, क्या वो इजी होता है ऐसे इलाके में जहां पर सिक्योरिटी ऑलरेडी हाइटेंड हो, जो घिरा हुआ है सीआरपीएफ से, जहां पर और आप क्योंकि त्योहार का सीजन है, जगह जगह पर आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। संडे को भी, संडे से पहले सैटरडे फ्राइडे को भी हमने कई जगह देखा था क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, कई जगहों पर पुलिस जो थी वो खुद बकायदा मौजूद थी। जो लेट नाइट तक मार्केट्स ओपन थी वहां पर भी पुलिस मौजूद थी। इन सब के बीच में ऐसे एक्सप्लोसिव्स को कैरी करना, क्या ये इतना इजी कम्यूटेशन होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल कंचन, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। मगर ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनको श्रेय है ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल की। ये मान के आप चलें, ये बहुत बड़े नेटवर्क है और इसका नेटवर्क जो चलाने वाला आईएसआई, चाहे ये किया हो आपके खालिस्तान एक्टिविस्ट ने, या हो सकता है ये कश्मीरी हो सकता है ये नक्सल हो। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो ओपन एंडेड होती है, वो किसी की तरफ जाना गलत हो जाता है, क्योंकि वो इशारा फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरफ से बाइस हो जाती है। मगर इसमें ये दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आईएसआई इन्वॉल्व होगी और आईएसआई ये कार्रवाई करने के लिए ही काबिल है जो इस प्रकार से काम कराती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सप्लोसिव आया कहाँ से, कैसे आया, किन्होंने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, कौन ओवरग्राउंड वर्कर है, कौन स्लीपर सेल है, मुझे लगता है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और एनआईए की काबिलियत क्षमता है, क्योंकि आप इसको मान के चलें, अभी तक लास्ट 10 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जहां पर आतंकवादी सक्सेसफुल हुए। ये एक इंसिडेंट बड़ा डिफरेंट टाइप इंसिडेंट है, इसको जितना पढ़ेंगे इसके अंदर आप समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लोसिव भी किया, ब्लास्ट भी किया, मगर ज्यादा कैजुअलिटी भी नहीं चाहते थे, संडे के टाइम में किया, तो एक मैसेजिंग ज्यादा है रादर देन एक कैजुअलिटी करने के लिए। मगर एक हमारे को चिंता का विषय आंखें खोलने का, आप दिल्ली के अंदर ऐसा होने से बहुत बड़े गलत मैसेज आता है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को भी, और मोराल पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इंट एजेंसी लगी हुई हैं, एक इन्वेस्टिगेट करके जल्दी से जल्दी पता करके इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कहां से एक्सप्लोसिव आया, किन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, कहां उसको किस प्रकार से एक्टिवेट किया, क्या ये टाइम बम था या क्या इसको आपने डेटोनेटर से लाइन ऑफ साइट से प्रेस करके उड़ाया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इंट एजेंसी के पास काबिलियत और क्षमता ये करेंगी। मगर हमें ये चीजें का ध्यान रखना है, इससे चिंता का विषय ये हो गया है कि हाँ, आज की तारीख में दिल्ली के अंदर जो भारत की कैपिटल है वहां पर ऐसा ब्लास्ट हुआ है और इसके कारण आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कौन है, कहां से आए और इसके पीछे क्या मकसद था। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि कनाडा में कुछ हुआ उसके साथ तो नहीं है, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी एकदम फिर बढ़ गई है, और नॉर्थ कश्मीर में भी अगर आप देखें माइग्रेंट वर्कर को 7 माइग्रेंट वर्कर को मार दिया, वहां पर भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और ऊपर से फिर आप ये देखें कि जिस प्रकार से ये हॉक्स कॉल आ रही है, इतनी ज्यादा हॉक्स कॉल, 50 से 60 आपकी एयरलाइंस को हॉक्स को, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, और इसीलिए आप देखिए सवाद साहब, हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। पॉल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चाहे हॉक्स कॉल का जिक्र किया जाए या संडे को चुनना
टाइमिंग मॉर्निंग की रखना, सैटरडे इवनिंग का ये जो फुटेज है वो दिखाया जा रहा है, वहां पर कोई संदिग्ध नजर आ रहा है, खालिस्तानी का जिक्र होना, टेलीग्राम ऐप पर जस्टिस लीग का नाम सामने आना, नक्सलिज्म का एंगल होना, क्या ये दर्शाता है कि अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी जिसकी रेकी भी पहले की जा चुकी होगी? देखिए कंचन, जहां तक कनेक्टिंग द डॉट्स की बात है, देखिए अगर अगर इफ वी अप्लाई लॉजिक, तो पिछले एक हफ्ते से हमें मतलब जो थ्रेट्स आ रहे हैं एयरलाइंस को, बॉम्ब थ्रेट्स के, नंबर एक तो ये डॉट हो गया। दूसरा, एक और बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और ये बेसिकली जो साइट चुनी गई, इट इज अ वेरी सेंसिटिव साइट। ये बहुत ही मतलब डराने वाली साइट है। ये बच्चों का स्कूल है, ये एक आम पब्लिक प्लेस नहीं है, ये कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये बच्चों के रोजाना आने जाने की जगह है। मतलब मेरा तो आज भी दिल दहल जाता है जब एपीएस पेशावर, जो पाकिस्तान में जो ये वारदात की थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, मुझे इतना अफसोस होता है कि खुदा मतलब करे कि ये किसी के भी साथ ऐसे हादसे ना होए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और ये जो इन्होंने साइट सिलेक्ट की है, ये एक ऐसा टाइम है, जैसे जनरल सिवैत सर बोल रहे थे कि बाहर के माइग्रेंट्स पे अटैक हुआ, कल 7 लोगों को मार दिया गया। वहां पे अलग से स्टेटमेंट आती है टेररिस्ट आउटफिट की, फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स टू लीव J&K। फिर यहाँ पे खालिस्तान का पहली टेंशन चल रहा है ड्यू टू कनाडा एंड इंडिया का रिलेशंस गेटिंग बैड। तो अब जलते हुई आग में घी कौन डाल सकता है? जिसको कोई माइलेज नहीं मिल रही है, या जिसका मुद्दा कहीं किसी को दिख नहीं रहा है। तो जहां तक मैं लॉजिक लगा रहा हूं, 90% नक्सलों का हाथ है, 10% यस, जो अगर लोग कह रहे हैं कि अगर खालिस्तान है तो डेफिनेटली है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये सीआरपीएफ की किसी भी साइड से रिलेटेड खालिस्तान का कोई कनेक्शन है।